हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बड़े भाई साहब की सारी बातें जो छोटे भाई साहब को बोली गई, आपने पाठ के माध्यम से बहुत अच्छे से 3 भागों में उसको पूर्ण किया और आपने अभी तक वो तीनों भाग पढ़ लिए होंगे। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अभी तो हमारा पाठ समाप्त नहीं हुआ जब तक हम पाठ को पढ़ने के बाद उसके प्रश्नोत्तर ना करें। तो चलिए आज देखते हैं हम बड़े भाई साहब के प्रश्न अभ्यास। और पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि बिल्कुल नहीं खेलूंगा, इसको फॉलो करूंगा, इसके हिसाब से पढ़ाई करूंगा, लेकिन बाहर की सुहावनी हवा और विभिन्न प्रकार के खेलों ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसको फिर कुछ भी टाइम टेबल याद नहीं रहा। छोटे भाई ने बड़े भाई की लताड़ सुनकर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय यह सोचा कि मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने बड़े भाई साहब को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। परंतु अपने स्वच्छंद स्वभाव के कारण वह अपने टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि पढ़ाई के समय उसे खेल के हरे भरे मैदान, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मित्रों की टोलियां अपनी ओर खींच लेती थीं। इसलिए वह पढ़ाई टाइम टेबल के अनुसार नहीं कर पाया। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो क्या प्रतिक्रिया हुई कि एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई के सामने हो जाता है तो उसे देखते ही बड़े भाई ने उसे पहले डांटने फटकारने के बाद समझाते हुए कहा कि एक बार कक्षा में अव्वल आने का अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने पर घमंड करने लगे, मतलब अपने ऊपर घमंड करने लगे, क्योंकि घमंड तो रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी नहीं रहा, उसको भी ले डूबा। इस तरह समय बर्बाद करना और तो उसे घर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा समय बर्बाद करना है तो घर चले जाओ। तो जब गुल्ली डंडा खेलते देखा और वो आया तो बड़े भाई ने डांटा और समझाया कि घमंड किसी का नहीं रहता है, तुम अभी सिर्फ 1 दर्जे में पास हुए हो यहाँ पर, तो यदि ऐसा ही है कि नहीं पढ़ना है तो घर जाओ। पिता की मेहनत की कमाई को यूं खेल कूद में बर्बाद ना करो। ये बड़े भाई ने उसे बातें सुनाई। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं, क्योंकि वो घर में बड़े थे। बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का ज्ञान था। वह अपने किसी भी कार्य द्वारा अपने छोटे भाई के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, जिससे कि उनके छोटे भाई पर बुरा असर पड़े। इसलिए बड़े भाई अपने मन की इच्छाओं को मार लिया करते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? सलाह देते थे कि उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान होना ही ठीक नहीं है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ाई के लिए परिश्रम की सलाह देते थे। उनके अनुसार एक बार कक्षा में अव्वल आने का अर्थ यह नहीं होता कि हर बार ही अव्वल आए। घमंड और जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अपनी पढ़ाई की नींव की मजबूत की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो छोटे भाई को समय समय पर पढ़ाई के लिए सतत अध्ययन और खेल कूद से ध्यान हटाने तथा मन की इच्छाओं को दबाने आदि की सलाह देते थे कि निरंतर पढ़ाई करो, खेल कूद में कम ध्यान दो। एक बार अव्वल आ गए तो जरूरी नहीं हर बार आ जाओ, घमंड न चढ़ने दो। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के इस नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? दिन भर खेलने लगा, ये सोचता कि अब मुझे डांटेंगे नहीं। बड़े भाई साहब फेल होकर कुछ नरम पड़ गए थे, जिसका छोटा भाई ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ गई, वह पढ़ने लिखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सारा ध्यान खेल कूद में लगाता। उसे लगने लगा कि पढ़े न पढ़े पास तो हो ही जाना है। उसके मन में बड़े भाई के प्रति आदर और उनसे डरने की भावना भी कम होती जा रही थी। वह पतंगबाजी, कन कौए उड़ाने में अपना समय गंवाने लगा था। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने बिल्कुल नहीं आता। कहीं ना कहीं बड़े भाई की डांट का असर ये हुआ कि कुछ तो वो पढ़ ही लेता होगा। बड़े भाई के डांटने का, समय पर समझाने का, पढ़ने के बारे में बताने का ये प्रयास रहा कि कहीं ना कहीं वो अव्वल आया। मेरे अनुसार बड़े भाई की डांट फटकार का ही अप्रत्यक्ष परिणाम यह था कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल आया। छोटे भाई को वैसे भी पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेलकूद पसंद था। ये तो बड़े भाई के उस पर अंकुश, मतलब उसका निरीक्षण, उस पर जो रोक टोक रखने का कारण है कि वो कहीं ना कहीं घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर ही लेता होगा, जिसके कारण वह परीक्षा में अव्वल आ जाता था। यदि बड़ा भाई उसे स्वतंत्र छोड़ देता तो वह बिगड़ भी सकता था, और इसलिए मेरे विचार में बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही आज वह अव्वल है।
इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो यहाँ पर लेखक ने जब जो बड़े भाई के माध्यम से बताया कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों की व्यवहारिक शिक्षा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है, बच्चों के ज्ञान कौशल को बढ़ाने की बजाय उन्हें रट्टू तोता बनाने पर जोर दिया जाता है, जो कि अनुचित है। परीक्षा प्रणाली में आंकड़ों को महत्व दिया जाता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया था। बड़े भाई ने जो छोटे भाई को समझाते समय जितनी शिक्षा प्रणालियों की बात की थी वो यहाँ पर लिखी है कि रटंत ज्ञान देते हैं, आंकड़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, जो कि गलत है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, अनुभव और व्यवहारिकता से आती है। पुस्तकीय ज्ञान को अनुभव में उतारने पर ही हम सही जीवन जी सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भले कोई किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, परंतु अपने अनुभव और व्यवहार के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अतः पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के तालमेल द्वारा ही जीवन की समझ आती है। तो पुस्तकीय ज्ञान तो हो, लेकिन उस ज्ञान को यदि हम जीवन में अपनाएं तो हमारा अनुभव भी बढ़ता है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई? जब बड़े भाई साहब ने सारी बातें बताई, अनुभव की बातें बताई, तो उसे भी समझ में आने लगा। पहले तो छोटा भाई बड़े भाई को केवल उपदेश मानता था, उससे दूर भागता था। संयोग से वार्षिक परीक्षा में लगातार 2 वर्ष तक बड़े भाई के फेल होने पर छोटा भाई घमंडी हो गया। बड़े भाई के नरम स्वभाव का अनुचित फ़ायदा उठाने लगा, खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देने लगा और छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति जो आदर था कम होने लगा। लेकिन श्रद्धा कब उत्पन्न हुई? जब उन्हें पता चला कि बड़े भाई साहब उससे जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल सच है, इच्छाओं का दमन करते हैं। उसके पास हो जाने पर उन्हें कोई ईर्ष्या नहीं हो रही है, बल्कि वे केवल अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके बाद उसने बड़े भाई की बातें मानना निश्चित कर लिया कि बड़े भाई जो कह रहे हैं वो सही है, इन्हें अनुभव है, ये मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं रख रहे, बल्कि ये मुझे समझाने का अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं और इनका ये अधिकार है। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो बड़ा भाई परिश्रमी विद्यार्थी था। एक ही कक्षा में 3 बार फेल हो जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई से अपना नाता नहीं तोड़ा। वे गंभीर, संयमी किस्म का व्यक्तित्व रखने वाले थे, अर्थात हर समय छोटे भाई के सामने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए खेलकूद से दूर रहते थे। बड़े भाई साहब कुशल वक्ता थे, छोटे भाई को अनेक उदाहरणों द्वारा जीवन की सीख देते थे। बड़ों के लिए उनके मन में बड़ा सम्मान था, पैसों की फिजूल खर्ची से वो बचते थे। वे अक्सर छोटे भाई को माता पिता के पैसों को पढ़ाई के अलावा खेलकूद में गंवाने पर डांट लगाते थे। वे मेहनती होते हुए भी अपनी कुशलता का प्रदर्शन नहीं करते थे, इसलिए वे परीक्षा में फेल हो भी जाते थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो उन्होंने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण कहा है। किताबी ज्ञान लेने के बाद यदि जीवन का अनुभव नहीं किया, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव नहीं देखे, किसी भी प्रकार के आपने सामंजस्य जीवन में नहीं बिठाया, तो फिर उस किताबी ज्ञान का क्या मतलब? बड़े भाई साहब जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके अनुसार किताबी ज्ञान तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, किंतु असल ज्ञान तो है जीवन का अनुभव। हमने कितने जीवन मूल्यों को समझा, जीवन की सार्थकता, जीवन के उद्देश्य, सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता की समझ को हासिल किया था। हमारा अनुभव जितना विशाल होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारा जीवन सुंदर, सरल हो जाएगा। तो अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए। बताइए, पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता था? छोटे भाई के डांटने पर वो जवाब नहीं देता था, छोटे भाई घर आने पर वो डर जाता था, लेट आने पर अपने भाई साहब का अदब करता था, उनकी नज़र बचाकर कन कौए उड़ाता था, मांझा देना, कंचे बांधना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियाँ करना, ये सब गुप्त रूप से करता था। कहीं ना कहीं वो भाई से डरता था। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो यहाँ बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया केवल इम्तिहान में पास करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन जो जीवन का अनुभव है वो होना चाहिए, हमारे बुद्धि का विकास होना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे या जरूरी नहीं, असल ज्ञान तो बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास से ही अनुभव और व्यवहार से होता है। जीवन की पूर्णता बुद्धि के विकास से ही आती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार ना कर सकता था।
लेखक को खेलकूद इतना पसंद था कि बड़े भाई के डांटने के बाद भी वह निरंतर खेलते थे। जिस प्रकार मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी मोह माया के बंधन को नहीं छोड़ता, लेखक अपने खेल कूद को भी त्याग नहीं पाते थे। मतलब छोटा भाई, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बनेगा। मतलब नींव पक्की होनी चाहिए, तभी मकान मजबूत होता है। पंक्ति का आशय, जिस प्रकार मकान की मजबूती उसकी नींव से होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की सफल बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव को भी मजबूत होना आवश्यक है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से पवन झूमता हुआ पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। ये बात उस समय की है जब ये पास हो गए और पतंग की ओर इनका ध्यान खिंचा। पतंग उड़ती हुई आ रही थी तो ये वैसे ही दौड़ते हुए चले जा रहे थे कि बिल्कुल जीवन से विरक्त होकर इन्हें केवल पतंग की उम्मीद थी। और पतंग भी ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी, ऐसे विलीन हो रही थी जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर किसी और रूप में जाती है। लेखक की नज़र केवल और केवल आसमान पर थी, नीचे आसमान से नीचे आती हुई पतंग पर थी। दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही दुनिया में जो खोया रहता है, जैसे कोई आत्मा ऊपर से नीचे अपने ही संस्कार में, अपने ही गति में जा रही हो। भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव था, तो लेखक ने उनकी बातों से बताया कि वो 5 साल बड़े हैं तो उन्हें 5 साल अधिक अनुभव है, ज़िंदगी का तजुर्बा है। और उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि तुम इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, तुम भले ही मेरे समान दर्जे में क्यों ना आ जाओ। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। जब भाई साहब वो कन कौआ लेकर भागे और मैं पीछे पीछे दौड़ा तो समझ में आया कि उनका मन भी करता है इन कार्यों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो इन सब बातों से लगता है कि उनके अंदर भी एक बच्चा है जब वो पतंग लेकर दौड़े। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। भाई साहब जो कुछ भी कहते हैं छोटा भाई समझ गया कि भाईजान ये गुरूर दिल से निकालो कि तुम मेरे पास आ गए, स्वतंत्र हो, मेरे रहते तुम बेराह पर नहीं चलोगे। बड़े भाई ने बताया कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बड़ा रहूँगा और मेरे रहते तुम गलत रास्ते पर चलो, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी, मतलब थप्पड़ दिखाते हुए कहा कि मैं तुम्हें चांटा भी मार सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बातें या फिर तुम्हें सही राह पर लाने से नहीं चूकूंगा। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो कथानायक की रुचि खेल कूद में थी। मैदानों की सुखद हरियाली, कन कौए उड़ाने, कंकरियाँ उछालने, कागज़ की तितलियाँ उड़ाकर चार दीवारी में चढ़कर ऊपर नीचे कूदने में, गाड़ियों का फाटक पर सवार होकर गाड़ियों का आनंद लेने में, इसमें रुचि थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे कि अभी तक तुम कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया कि वह अब अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा, कि वह पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा स्वतंत्र है, मनमानी करने वाला है। अब बड़े भाई साहब उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने आप को क्या समझने लगा था? स्वयं को तकदीर का बली, कि मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तो पास हो जाता हूँ। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे? तो 5 साल बड़े थे। और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो वो 9वीं में पढ़ते थे और छोटा भाई 5वीं में पढ़ता था। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो कभी कभी हाशिए पर कुछ ऊटपटांग शब्दों को लिखना, चिड़िया तोते बनाना, बिल्लियों के चित्र बनाना, एक शब्द के वाक्य को एक से अधिक बार लिखना, कभी शब्द को सजाना और कभी बिना ऐसे कोई शब्द रचना करना जो कि निरर्थक होती थी। किसी आदमी का चेहरा बनाना। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची हैं। ये आपका भाषा अध्ययन यहाँ पर। नसीहत देना मतलब सुझाव देना। तो यहाँ पर रोष, क्रोध, गुस्सा, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वच्छंद, राजा, भूपति और ये आपका नृप, ताज्जुब तो आश्चर्य, नसीहत, मशवरा, सलाह, सीख, गुस्सा, क्रोध, क्षोभ, रोष, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति, राजा, मही, भूपति, भूप, ताज्जुब, आश्चर्य, अचंभा, अचरज। प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए उनकी कहानियाँ रोचक और प्रभावपूर्ण होती हैं। इस कहानी में आपने देखे होंगे हर अनुच्छेद में बिल्कुल 2 से 3 उदाहरण हैं, मुहावरे हैं, देखा भी है। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा किताब लेकर बैठना पहाड़ था, मुहावरा है।
उपदेश की कला में निपुण थे, उनकी बातें सूखती मार चलाते मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देती और हिम्मत टूट जाती। जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें। भाई साहब, नसीहत और फजीहत का अवसर, मतलब ये आंख फोड़, यहाँ पर देखिए, सिर पर नंगी तलवार लटकना, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आ जाना, एरा एरा गहरा नत्थू खैरा, ये सब यहाँ पर लिए गए। तो नंगी तलवार लटकना मतलब बहुत अधिक कभी भी परेशानी आ जाना, आड़े हाथों लेना मतलब आप उसका जवाब भी देना, अंधे के हाथ बटोर मतलब अयोग्य के हाथ कुछ अच्छी कीमती वस्तु लगना, लोहे के चने चबाना मेहनत करना, दांतों पसीना आना भी मेहनत, और यहाँ पर एरा गहरा मतलब किसी को भी कोई वस्तु। देखिए यहाँ पर सिर पर नंगी तलवार लटकना, उधार लेने का रोहन के सिर पर हमेशा नंगी तलवार मतलब एक डर बना रहना। आड़े हाथों लेना, जब कोई कार्य होता है तो उसको बातें सुनना, गुस्सा कोई क्रोध करता है बातें सुनाता है। अंधेरे के हाथ मतलब कम पढ़े लिखे, कम योग्य के हाथ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु लग जाना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मेहनत। गणित के सवाल, दांतों पसीना आ जाना मतलब एक प्रकार से वो भी मेहनत ही है। एरा गहरा नत्थु खेरा मतलब किसी को भी जो योग्य ना हो उसको कोई वस्तु का देना। निम्नलिखित तत्सम, तद्भव, देशी, आगत शब्दों के उदाहरण के आधार पर छांट कर लिखिए। तत्सम संस्कृत वाले, तद्भव जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, देशज जो अलग से आए हुए, आगत भी आपके अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शब्द जो हैं, जन्म सिद्ध, आँख, दाल, भात, पोजीशन, फजीहत। अब यहाँ पर तत्सम क्या है, यहाँ पर हम छाटेंगे तो चेष्टा, सूक्ति बाण, आधिपत्य, विद्वान। तद्भव लेंगे तो तद्भव में पन्ना आया है बस। देशज घुड़कियाँ, जान लेना, मेला, तमाशा, एक क्षेत्र विशेष वाले। आगत जो दूसरे भाषाओं से आए हैं, तालीम, जल्दबाजी, स्पेशल, पुख्ता, स्कीम, टाइम टेबल मतलब अलग 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 भाषाओं में, उर्दू का है, अंग्रेजी का है, देशज क्षेत्रीय में आ जाता है, तद्भव हिंदी शब्द है और तत्सम संस्कृत। और भी बचे हुए, तत्सम में प्रातःकाल, निपुण, अवहेलना, तद्भव में भाई साहब भी है, देशज फटकार, आँख फोड़, तो आगत में जमात, हर्प, मसलन और हाशिया। तो इस तरीके से आपके शब्द भी बट गए, तत्सम वाले, तद्भव वाले, देशज और विदेशी। तो इनका प्रयोग होता है और प्रेमचंद की कहानियों में, लेखों में हुआ है प्रयोग। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक, अकर्मक। तो सकर्मक क्या है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, कर्म आता है। जैसे शीला ने सेब खाया, शीला ने सेब खाया तो क्या खाया, सेब खाया, जिसका उत्तर निकल रहा हो। मोहन पानी पी रहा है, मोहन क्या पी रहा है, तो पानी पी रहा है। तो ये हो गई सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें बीच में सेब और पानी ये कर्म है। जिस वाक्य में क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, कर्म नहीं आता है, केवल वाक्य संज्ञा और क्रिया होती है, वो होते हैं अकर्मक। शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। अब बच्चा कैसा रो रहा है तो ये नहीं पता, ठीक। शीला हंस रही है, कैसे हंस रही है कुछ भी नहीं पता, कहाँ हंस रही है नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है सकर्मक या अकर्मक। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, हाथ, सकर्मक। फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, सकर्मक। जीवन कट रहा कैसा, चोरों सा, मतलब क्या कट रहा, तो जीवन। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, सकर्मक। मैं लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा, क्या बहाने लगा, आंसू। समय की पाबंदी पर लिखो, क्या लिखो, निबंध। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, किसके, ये नहीं बताया, तो ये अकर्मक। तो इन सब में सकर्मक है, देखिए, हाथ, जीवन कटने लगा, हाल ही पड़ा ही होगा, आंसू बहने लगे, एक निबंध लिखो, और यहाँ पीछे पीछे दौड़ रहा, लेकिन किसके दौड़ रहा, ये नहीं आया, तो ये क्या है, अकर्मक। तो इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं। एक प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं प्रत्यय। एक प्रत्यय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप शब्द को पढ़ोगे। विचार, इतिहास, संसार, दिन, नीति, प्रयोग और अधिकार। अब इन सभी में आपको एक प्रत्यय लगाना है। जब आप विचार में एक प्रत्यय लगाते हैं तो फिर वो विचारिक नहीं होता, वैचारिक हो जाता है। ये देखिए, जब आप इतिहास में एक प्रत्यय लगाते हैं तो वो ऐतिहासिक नहीं होता बल्कि ऐतिहासिक होता है। ये देखिए, संसार में जब आप एक प्रत्यय लगाते हैं तो वो सांसारिक हो जाता है। दैनिक में
तो दिन में यदि आप लगाते हैं तो वो दैनिक हो जाता है, यहाँ पर वो विशेषण का कार्य कर जाता है। दैनिक, साप्ताहिक, नीतिक में नैतिक, प्रयोग में प्रायोगिक, अधिकार में आधिकारिक। कहीं ना कहीं शब्द में थोड़ा तो बदलाव है कि कहीं वो विशेषण का काम करते, इसलिए वैचारिक, ऐतिहासिक, सांसारिक, नैतिक, दैनिक, प्रायोगिक और आधिकारिक। तो एक प्रत्यय लगने से यहाँ पर ये शब्दों में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। अब यहाँ पर आपने देखिए एक प्रत्यय का प्रयोग देख लिया, तत्सत, तद्भव, देशज, जो विदेशी शब्द भी आगत जो हैं वो भी आपने देखे। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्रिया के भी आपने प्रकार देखे। तो ये इस पाठ में आपने 3 प्रकार के जो व्याकरण है उससे आपका संबंध हुआ, इसको आपने जाना। तो इनके बारे में विस्तार से भी आप जानिए, वीडियो हैं तो आप पूरा विस्तार से जानेंगे, कई उदाहरणों के साथ जानेंगे तो आप क्रिया भी समझ पाएंगे, शब्दों के भी प्रकार यहाँ पर आप समझ पाएंगे और प्रत्ययों को भी। क्योंकि अगर पाठ के अंतर्गत हैं तो बहुत अच्छे से हमें अध्ययन करना है। तो इनके भी वीडियो उपलब्ध हैं, आप देखिएगा, कोई शंका है तो उसका समाधान होगा। तो ये पाठ यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अभ्यास भी आपने बहुत अच्छे से किया, समझ में आया होगा। जो नहीं आता है उसके लिए निवारण किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू सो मच।